हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुबी खंडेलवाल और आप देख रहे हैं asanstudy.com। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स को कवर करेंगे। इस पूरे वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हम इस पूरे चैप्टर को समराइज भी करेंगे और ये पूरा वीडियो 45 मिनट्स का होने वाला है। आपका पूरा चैप्टर इस 45 मिनट्स में कवर होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जो ये क्वेश्चंस हैं वो दोनों टाइप के मैथ्स के लिए है, बेसिक मैथ्स के लिए भी है और स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए भी है। तो वीडियो को जरूर से अंत तक देखिएगा और चलो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस चैप्टर का जो नेम है रियल नंबर्स उसको ही समझना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके हमेशा इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो रियल नंबर्स किसको बोलते हैं? तो रियल नंबर्स वो होते हैं जिन भी नंबर्स को हम जानते हैं। अब चाहे वो नंबर कोई होल नंबर हो, चाहे वो जीरो हो, चाहे वो कोई नंबर पॉइंट्स में यानी डेसिमल में हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो या फिर वो अंडर रूट में कोई नंबर हो, वो सारे के सारे नंबर्स जिनको आप जानते हैं वो सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। दुनिया में जो भी नंबर्स है वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। और रियल नंबर्स के दो पार्ट होते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे बनते हैं। तो देखते हैं। तो रियल नंबर्स सारे टाइप के नंबर्स जिनको हम जानते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। और जो दो टाइप है इसके, वो है एक तो रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर। यानी कि जो भी रियल नंबर्स होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, रैशनल नंबर और रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर्स जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपल सी बात यह है कि जो नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जिन नंबर्स को हम लिख सकते हैं उनको रैशनल नंबर्स बोलते हैं। पी अपॉन क्यू की फॉर्म का मतलब क्या है? यानी जिस भी नंबर को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसके अंदर न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, उनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब जो भी टाइप के ज्यादातर नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स में आता है। अब आप बोलेंगे कि 5 है, उसको कैसे हम लिखेंगे? तो हम सबसे पहले रैशनल नंबर्स के ही टाइप्स में देखते हैं। रैशनल नंबर में जो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो भी आते हैं। अब नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे कि 1 2 3 4, ये सारे नंबर्स इन सब के अंदर नेचुरल नंबर्स में आते हैं। तो यानी कि अगर यहाँ पे हम 2 को भी लें, क्योंकि 2 को भी हम डिनोमिनेटर में 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हर एक नंबर, हर एक नेचुरल या फिर इंटीजर में डिनोमिनेटर में 1 जरूर होता है। तो इसको भी हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया है, सिंपल 2 को भी। तो यानी कि ये भी रैशनल नंबर है। तो यानी कि सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर हो गए। इसी तरह से होल नंबर में सिंपली जीरो और ऐड हो जाता है इन नेचुरल नंबर्स के साथ में, 1 2 3 4। अब अगर जीरो को भी आप 1 नीचे डिवाइड में लगा के लिख सकते हैं, तो यानी कि ये भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी कि होल नंबर्स भी सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। अब आते हैं थर्ड। यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स ऐड नहीं हुए हैं, तो नेगेटिव नंबर्स यानी कि इंटीजर्स। यानी कि जब हम इंटीजर्स को भी ऐड कर लेते हैं, जिसमें हम सारे नेगेटिव नंबर्स को भी ले लेते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स को भी ले लेते हैं, जीरो को भी ले लेते हैं, ये सारे आपके इंटीजर्स हैं। और ये सारे नंबर्स को भी एज ए डिनोमिनेटर में हम 1 लगा के लिख सकते हैं। तो यानी कि इन नंबर को भी हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि नेचुरल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये सारे के सारे टर्म्स को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इस वजह से ये सबके सब रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसी तरह से एक और टाइप हम ले लेते हैं, वो आता है यहाँ पे फ्रैक्शन टाइप में। तो फ्रैक्शन तो आपको पता ही है, वो ऑलरेडी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि हाफ, 1/2, 3/4 यानी 3/4, 2/7। यानी ये सारे के सारे नंबर्स में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ रहा है, तो इनको भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन का ही एक और पार्ट होता है डेसिमल। तो डेसिमल फॉर्म में भी जो होते हैं उनको भी हम लिख सकते हैं। और डेसिमल में कुछ और नए टॉपिक्स भी आएंगे, तो हम इसको और डीप में पढ़ेंगे डेसिमल्स को। तो डेसिमल्स में जैसे कि 1.5 है, तो यहाँ पे पॉइंट है। अब इस पॉइंट को हटा के हम नीचे जितने डिजिट के आगे पॉइंट है उतने जीरोस लगा देते हैं, तो यानी 15/10 बन गया 1.5। तो यानी कि इसको भी हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि डेसिमल नंबर को भी हमने नीचे 10 या फिर 100 वगैरह लगा के पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डेसिमल्स भी नॉर्मली सारे तो नहीं, बट हाँ मैक्सिमम जो डेसिमल्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स में आते हैं। अब मैंने ये मैक्सिमम वर्ड क्यों लगाया, सारे डेसिमल्स क्यों नहीं होते हैं? अब कुछ डेसिमल्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि
1.5555 एंड सो ऑन, यानी कि वो टर्मिनेट ही नहीं हो रहे हैं। टर्मिनेट यानी कि आगे इनका जो डिवाइड है वो रुक ही नहीं रहा है, आगे भी डैश 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 करके आगे भी नंबर्स आ रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स डेसिमल तो होते हैं बट टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं, इनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, जिनको हम पॉइंट हटा दें अगर यहाँ से, और जितने यहाँ पे नंबर्स हैं उतने जीरो लगा दें, तो कितने जीरो लगेंगे हमें भी नहीं पता, क्योंकि 5 कितने हैं इसके आगे हमें इतना, हमें इसका भी नहीं पता। तो जितने, अगर यहाँ पे पॉइंट्स के आगे कितने डिजिट हैं यहाँ पे कंफर्म नहीं, तो नीचे जीरो कितने लगेंगे ये भी कंफर्म नहीं है। तो हम इसको पी अपन टू की फॉर्म में नॉर्मली तो नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो पी अपन टू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। बट इसके अंदर भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ा है, चैप्टर 1 के अंदर, वहां पे भी आपने रैशनल नंबर्स में आपने ये पढ़ा होगा कि अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग में है, यानी कि जैसे 5555 इस तरह से है, और नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे 5 यहाँ पे रिपीट हो रहा है हर बार 5555 करके, या फिर 1.2727, तो यहाँ पे 27 बार बार में रिपीट हो रहा है। तो जब कुछ रिपीटिंग नंबर्स होते हैं तो इनको भी हम कुछ मेथड लगा के, जो कि हमने क्लास 9 में पढ़ा था, उसको भी हमने पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया था। का मतलब ये हो गया कि नॉन टर्मिनेटिंग में डेसिमल जो अगर ये जो डेसिमल के आगे जो नंबर हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो उनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग, उनको हम बोलते हैं, रिपीट वर्ड को, रिकरिंग डेसिमल। ये भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं इसको डीपली पढ़ा रही हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, और इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस करेंगे हम, ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल जो होता है, ये भी आपका एक टाइप का रैशनल नंबर होता है। तो अब सारे ये सब के सब रैशनल नंबर्स हैं, तो इरेशनल नंबर कौन से बचे? तो इरेशनल नंबर वो जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि अगर मैं बात करूं 1.573289 ऐसे नंबर बढ़ता जा रहा है, और ये आगे जाके टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ना टर्मिनेट हो रहा है और ना ही यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, जब आपके पास में डेसिमल हो जो कि टर्मिनेट नहीं हो रहा हो, और नॉन रिकरिंग, ना तो वो टर्मिनेट हो रहा हो और ना ही वो रिकरिंग हो रहा हो, यानी रिपीट हो रहा हो, ऐसे वाले डेसिमल्स को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ना तो यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, ये आगे डैश 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 करके जा रहा है, यानी कि डिवाइड इसमें आगे और बढ़ता जाएगा, और ना ही इसमें कोई नंबर रिपीट हो रहा है, ना नंबर इसमें पॉइंट के आगे रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि इनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। आप इसमें कितने जीरो लगाओगे नीचे पॉइंट को हटाने के बाद में, नहीं लगा सकते, तो ये इरेशनल नंबर्स है। इसके अलावा अंडर रूट वाले जो नंबर्स होते हैं, जैसे कि √2, √3, √5, ये जो नंबर्स होते हैं, √7, इन नंबर्स को भी हम इरेशनल नंबर में लेते हैं, अंडर रूट वाले नंबर्स को भी हम इरेशनल में लेते हैं। अब अंडर रूट में भी नंबर आपको देखना होगा, अगर √2 है, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 1.414 एंड सो ऑन, ऐसे करके बनेगा 413 करके। तो ये नंबर आपका यहाँ पे रिपीट भी नहीं होगा और आगे बढ़ता भी जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे √2 को एज अ इरेशनल नंबर लिया गया है। बट अगर √4 की बात करें तो अंडर √4 इक्वल होता है 2 के, तो अंडर रूट का √4 जो होगा वो रैशनल नंबर में आ जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंडर रूट वाले नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं, और उसके अलावा जो भी नंबर बचते हैं वो सबके सब रैशनल में आ जाते हैं। तो हमने जो भी पढ़ा उसको एक छोटा सा समरी कर लेते हैं। तो इसका मतलब रैशनल और इरेशनल नंबर वो होते हैं, रैशनल नंबर वो जो कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो चाहे टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल भी हो सकता है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो डेसिमल्स बचते हैं, या फिर अंडर रूट वाले जो नंबर बचते हैं, वो सारे इरेशनल नंबर्स में आते हैं। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं और इसको एक बार ढंग से समझ लेते हैं। तो ये कैसे होगा? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास में एक नंबर गिवन है डेसिमल एक्सपेंशन में 2.131, देन 1311, देन 131111 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जा रहा है। तो ये क्या है? एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इंटीजर है, फिर कोई भी नहीं है। तो हमें पता है, अभी हमने पढ़ा था कि जब कोई नंबर डेसिमल एक्सपेंशन में हो
और साथ में वो ना तो उसके अंदर टर्मिनेशन हो रहा हो और ना ही यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहा है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 131 है, फिर यहाँ पे 1311 है, यानी कि यहाँ पे नंबर चेंज हो रहा है, एक एक्स्ट्रा वन लग रहा है, फिर आगे एक और एक्स्ट्रा वन लग रहा है, तो यानी नंबर बार बार में रिपीट नहीं हो रहा है। तो जब नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इस तरह से ये नंबर एक इरेशनल नंबर होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, इनमें से किस में टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो सिंपल सी बात है, जब आपके पास में इस तरह से फ्रैक्शन गिवन हो, यानी कि 16/50, 5/18, 2/21, 7/250, तो यहाँ पे आपके पास में इस तरह से फ्रैक्शन गिवन हो, आपको पता करना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल किसमें है। यहाँ पे इसको पहचानने का सबसे इजी तरीका, सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप इनके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स देख लीजिए। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में 2 और 5, सिर्फ इनके ही फैक्टर्स हो, या तो 2 के या फिर 5 के या फिर दोनों के, यानी 2 और 5 दोनों के जब फैक्टर्स होंगे तब तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। इनके अलावा 3 4 3 6 3 आ गया या फिर 7 आ गया या फिर ऐसे कोई नंबर आ गए, 11 आ गया, 13 आ गया, ऐसे कोई नंबर्स आ गए, तो आप उनको नॉन टर्मिनेटिंग में कंसिडर करेंगे। आप तो आप एक एक को चेक करें, जैसे 50 है, 50 को हम लिख सकते हैं, 50 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं, तो 2 25 देन 5 5 1, तो यानी कि आप 50 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 raised to power 2। 16 को आप ऐसे लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं 2 और 5 के फॉर्म में ही आ रहा है, यानी कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो फर्स्ट वन तो है। तो यहाँ पे आपके पास में जो ऑप्शन गिवन है उसमें ए सी और डी में फर्स्ट 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 गिवन है, बी आपका एलिमिनेट हो गया इसी तरह से। 5 और 18 में देखें तो 18 को हम लिख सकते हैं 6 into 3 करके, यहाँ पे फैक्टर 3 का आ चुका है आपके पास में, जो यहाँ पे जो 3 है प्राइम नंबर में, यहाँ पे 3 आ चुका है। तो जैसे यहाँ पे 3 आ गया है, हमको पता है 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं आना चाहिए, तो यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, ये टर्मिनेटिंग। ऐसे ही यहाँ पे 21 को हम 7 into 3 करके लिख सकते हैं, तो 7 और 3 अगेन 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आ गया है, तो यानी ये भी पॉसिबल नहीं। इसी तरह से हम 250 की बात करें, तो 250 के केस में, तो 250 का भी हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करके देखेंगे। तो 250 का फैक्टराइजेशन करते हैं यहाँ पे, तो 250 के लिए आप सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 125, देन 5 की टेबल से कट होगा, देन 25, देन 5 5 1। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 7/250 को हम 2 into 5 raised to power 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं 2 और 5 के फैक्टर्स ही आ रहे हैं, इनके अलावा कोई और नंबर नहीं आ रहा है। जब ये दो नंबर, दोनों में से कोई एक नंबर होता है तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, यानी कि फोर्थ वन जो है वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ कौन से ऑप्शन में है, डी में, तो डी हमारा आंसर हो गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, मैं जो आपसे क्वेश्चन करवा रही हूँ ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पक्का आना से बनता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ बोल रहा है द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर, यहाँ जो भी ये रेड रेड हो रहा है उसको इग्नोर कीजिए, अगर मैं इसको रब करूंगी तो ये पूरा रब हो जाएगा इस वजह से। द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर बाय विच 1/3 should be multiplied so that its multiple expansion, the decimal expansion जो है terminates only after one place, यानी कि डेसिमल के आगे सिर्फ एक ही नंबर आना चाहिए, वन प्लेस ऑफ डेसिमल। ऐसे नंबर से आपको 1/3 को मल्टीप्लाई करना है, ताकि मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास में डेसिमल एक्सपेंशन में एक ही पॉइंट के आगे एक ही डिजिट हो। तो हम यहाँ पे एक एक को चेक कर लेते हैं। हमें कई बार क्वेश्चंस को हमें ऑप्शन से भी सॉल्व करना पड़ता है, तो हमें यहाँ पे 1/3 को हम सबसे पहले 3/10 से करके देखते हैं, तो 3 से 3 कट बच गया 1/10। 1/10 को हम लिख सकते हैं 0.1, तो आप देख सकते हैं पॉइंट के आगे एक डिजिट आ गया है, जो इसने बोला है वन प्लेस ऑफ डेसिमल, तो यहाँ हमको मिल गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए ही हो जाएगा, आगे वाले हमको हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि ए ही उसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, हमने जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन हैं, और हम इसके क्वेश्चन देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर, यहाँ पे आपके पास एक नंबर गिवन है, रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी डेसिमल के कितने, डेसिमल के आगे कितने डिजिट्स होंगे उसके बाद में ये टर्मिनेट होगा। तो आप सिंपली यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो आपका नंबर है
53 अपॉन 2 टू पावर 4 एंड 5 पावर 3, उसकी जो भी 2 और 5 में जो भी मैक्सिमम पावर है, जैसे कि यहाँ पे 2 की पावर है 4, 5 की पावर है 3, तो 2 की पावर 4 जो है वो मैक्सिमम है, वो बड़ी है, तो जो भी मैक्सिमम पावर है उतने ही डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, यानी कि इसका 4 आंसर हो जाएगा। मतलब पॉइंट के आगे 4 डिजिट आएंगे, क्योंकि 2 के ऊपर मैक्सिमम जो पावर है वो 4 है। इसको हम एक क्वेश्चन से और समझते हैं, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। 7/250, तो हमने यहाँ पे इसका एक्सपेंशन किया था, तो 250 को जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो 250 को हम 5 की पावर 3 और 2 इंटू 5 की पावर 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 की पावर 3 जो है, यहाँ पे 5 की जो पावर है वो 3 है, और यहाँ पे इसकी पावर है 1। तो मैक्सिमम पावर किसकी है, 5 की है, वो कितनी है 3। तो 3 यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन के बाद में, यहाँ पे 3 डिजिट बाद में यहाँ पे टर्मिनेशन होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो भी मैक्सिमम नंबर होगा इनकी पावर में, उतना ही डिजिट पर टर्मिनेशन होगा। तो 3 इसका आंसर होगा, और इस वाले का जो हम क्वेश्चन करे थे उसका 4 आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। 1.3333, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट के आगे जो डिजिट्स हैं वो यहाँ पे सेम आ रहे हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पे टर्मिनेशन भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे नंबर आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और साथ में रिकरिंग यानी रिपीटिंग होते हैं, तो मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो ये एक रैशनल नंबर। तो इस टाइप से जो भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने किए हैं, और भी हम क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम एक और एक नया टॉपिक लेते हैं, उससे रिलेट उसको समझते हैं, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। यानी कि यहाँ पे ऑपरेशन से मतलब क्या है, यानी कि हमें रैशनल नंबर या फिर इरैशनल नंबर को हमको ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, या मल्टीप्लाई करना होगा, या डिवाइड करना होगा। तो ये कैसे होंगे, क्योंकि कई बार बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि जब अंडर रूट में नंबर होता है, या फिर दूसरा नंबर भी अंडर रूट में होता है, जैसे कि √5, और यहाँ पे एक और मैं लेती हूँ √3। ऐसे जब दो नंबर्स आ जाते हैं तो इनको कैसे ऐड किया जाए, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। और अगर इनको जब ऐड कर दिया जाता है तब ये रैशनल रहते हैं या फिर इरैशनल रहते हैं, ये भी डाउट्स रहते हैं। इससे रिलेटेड यहाँ आपके एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यूज के अंदर। तो ये वाला टॉपिक भी मैंने आपके इस टॉपिक में लिया है। वैसे तो ये क्लास 9 का टॉपिक है, बट फिर भी 10th क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन एक ना एक आ जाता है। तो ये बहुत बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे गलतियां होती है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। तो हम इसी टॉपिक को ले लेते हैं। √5, अगर हम अंडर √5 की बात करें या फिर अंडर √3 की बात करें, तो इंडिविजुअली ये एक इरेशनल नंबर है, जो कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा कि अंडर रूट में जो भी नंबर होता है वो इरेशनल में होता है। कोई भी लाइक अंडर √4, इन ऐसे नंबर्स को छोड़ के अंडर √5 एक इरेशनल नंबर है, अंडर √3 एक इरेशनल नंबर है। और अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा दिया जाए, तो ये दोनों ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। आप इस बात को ध्यान रखिए कि जब अंडर रूट के अंदर नंबर्स अलग अलग आते हैं, जैसे यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, तो उनके बीच में प्लस माइनस नहीं होता है। आप इनको समझिए कि दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। जैसे कि हम x और y को ऐड करके x+y ही लिखते हैं, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं। वैसे ही √5 और √3, क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर है रूट के अंदर, तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, और उनका एडिशन यही होगा, √5 + √3 इसका एडिशन होगा। तो √5 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। और ये जो आपको नंबर मिला है, ये एक टाइप का इरेशनल नंबर ही होता है। यानी कि इरेशनल नंबर को जब आप इरेशनल नंबर से ऐड करोगे, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो इरेशनल ही मिलेगा। ये आपको पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। इसी तरह से अगर मान लेते हैं अंडर रूट के अंदर नंबर सेम आ जाए, जैसे कि मान लेते हैं अंडर √5 आ गया, और दूसरा एक और अंडर √5 ले लिया, बट आगे मल्टीप्लाई में 2 है। तो जब ऐसा नंबर आ जाए तब हम क्या करेंगे, तो देख सकते हैं सबसे पहले लाइक और अनलाइक को चेक कर लीजिए। यहाँ पे अंडर रूट के नीचे 5 है, यहाँ पे भी अंडर रूट के नीचे 5 है, दोनों तरफ 5 5 है, यानी कि ये दोनों लाइक है। अब इनको हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जो मल्टीपल में नंबर्स हैं उनको ऐड किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स 1 माना जाएगा। तो 1 और 2 मिलके 3, और अंडर √5, इनको इस तरह से ऐड किया जाएगा। तो ये 1√5 + 2√5, 1 और 2 को ऐड करके 3√5 हो जाएगा। और इस तरह से जो आपको दो इरेशनल नंबर को ऐड करने पे अब जो आपको मिला है वो भी इरेशनल नंबर ही मिला है। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट सब्ट्रैक्शन के लिए भी रहेगा। यानी कि अगर आप √5 को
√3 से माइनस करते हो तो ये माइनस नहीं होगा, सेम टू सेम आंसर ये भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म्स है तो इनको हम माइनस नहीं कर सकते हैं, तो ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा, और ये दोनों इरेशनल नंबर्स को माइनस करने पे हमें इरेशनल नंबर ही मिल गया है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे जब दो अनलाइक टर्म्स को, लाइक टर्म्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे तब क्या होगा, तो भी एक बार करके देख लेते हैं। तो अनलाइक टर्म्स के लिए लाइक मान लेते हैं मैंने 2√5 नंबर ले लिया और एक मैंने √5 नंबर ले लिया, दोनों के अंडर रूट में नंबर सेम है, तो यानी कि दोनों लाइक टर्म्स हैं, और लाइक टर्म्स जब होते हैं तो उनको हम माइनस कर देंगे, 2 - 1, यानी कि यहाँ पे 2 है और √5 के यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 होता है तो 1 है, 2 - 1 इज 1, एंड √5 का √5 ऐसे कैसे, या फिर आप इसको √5 भी लिख सकते हैं। तो दो इरेशनल नंबर्स को माइनस करने पे हमें यहाँ पे इरेशनल नंबर ही मिला है। कभी कभी यहाँ पे इरेशनल नंबर्स को माइनस करने पे जब सेम नंबर होंगे तब यहाँ पे ये 0 मिल जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो कुछ केसेस में हमें रैशनल नंबर भी मिलते हैं, बट वो कौन सा केस है, जब दोनों नंबर सेम है तब हमें रैशनल नंबर को माइनस करने पे रैशनल नंबर मिला है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होने चाहिए। अभी तो फिलहाल हम रैशनल को ही प्लस या माइनस कर रहे हैं, जब हम इरेशनल और रैशनल दोनों को ही प्लस करेंगे तब कैसे सॉल्व होगा, हम उत्तर देखते हैं। तो मान लेते हैं एक नंबर 5, ये जो कि एक रैशनल नंबर है वो हमने ले लिया, एक हमने √5 जो कि एक रैशनल नंबर है हमने ये ले लिया। रैशनल और इरेशनल को जब आप ऐड करेंगे तो ये अगेन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अंडर रूट में नंबर सेम होना चाहिए, अगर अंडर रूट नहीं है किसी दूसरे नंबर पे तो अगेन ये अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे, यानी कि 5 और √5 दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, इनको आप ऐड नहीं कर सकते, तो 5 और √5 क्या हो गए, एक, इनको सेम टू सेम आंसर हो जाएगा और ये भी इरेशनल नंबर ही मिलेगा, यानी कि रैशनल को जब आप इरेशनल से प्लस करेंगे तो आपको इरेशनल आंसर ही मिलेगा, आपको एडिशन करने पे जो आंसर मिलेगा वो भी इरेशनल होगा, ये आपको पता होना चाहिए, आपको अच्छे से ध्यान रखनी है ये बातें, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर नहीं भी आए तो इससे रिलेटेड आपको इनको सॉल्व करके आपको कोई दूसरा आंसर, कोई दूसरा टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ जाएगा, तो ये शुरुआत में ही बेसिक समझ लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यानी कि हमने जब रैशनल और इरेशनल को प्लस किया तो वो नंबर वैसे के वैसा ही रहा, क्योंकि वो अनलाइक टर्म्स थे और अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं होते हैं, और जो आपको आंसर मिला वो इरेशनल मिला। ऐसे ही अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 √5 को माइनस करेंगे तो ये अगेन दोनों अनलाइक टर्म है, क्योंकि एक तरफ अंडर रूट है, एक तरफ अंडर रूट नहीं है, एक तरफ रैशनल है, एक तरफ इरेशनल है, तो दोनों अनलाइक है, तो दोनों माइनस नहीं हो सकते, ऐसे कैसे ही आंसर आ जाएगा। अभी जो आपको आंसर ये मिला, ये पूरा जो प्रोडक्ट है, ये जो आपको आंसर मिला है, दिस दिस इज इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है, जबकि आपने लिया यहाँ पे रैशनल और इरेशनल था, बट जो आपको आंसर मिला है वो इरेशनल में मिला। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा रैशनल और इरेशनल में कैसे ऑपरेटर्स को यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर अब आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन तो समझ में आ गया होगा, अब हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी लेके देखते हैं और डिवीजन भी लेके देखते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन थोड़े बेटर होते हैं, इनमें कोई लाइक टर्म अनलाइक टर्म वाली सिचुएशन नहीं है। मान लेते हैं एक नंबर ले लेते हैं 5 और दूसरा नंबर लेते हैं √5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 इज अ रैशनल एंड √5 इज अ रैशनल, दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा ध्यान रखिए रैशनल रैशनल से मल्टीप्लाई होगा, इरेशनल इरेशनल से मल्टीप्लाई होगा, सिंपल सी बात है, चाहे कोई भी नंबर हो अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट वाला नंबर अंडर रूट से ही मल्टीप्लाई होगा, और जो अंडर रूट के बिना वाला जो नंबर है, यानी कि जैसे 5, वो विदाउट अंडर रूट वाला नंबर यानी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कोई भी रैशनल नहीं है, या फिर 1 मान सकते हैं, यहाँ पे 1 है तो 5 × 1 5 और √5 ऐसे कैसे, तो ये दोनों नंबर इस तरह से मिल जाए। तो यानी कि आपने यहाँ पे रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई किया और आपको यहाँ पे अंडर रूट वाला नंबर ही मिल गया, तो यानी कि ये भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर मिल गया। यानी कि जब आपने रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर मिला इरेशनल। इसी तरह से अगर मैं दोनों ही इरेशनल नंबर ले लूं, जैसे कि √5 और √7, क्योंकि अनलाइक है जब हम प्लस कर रहे थे, तो यहाँ पे सिंपली कोई लाइक अनलाइक वाली टर्म नहीं लगानी है, आप अंडर रूट वाले को अंडर रूट वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 7 35 होता है, और रूट के अंदर रख दो इनको, रूट अंदर अंडर रूट 35, तो √5 इज इरेशनल नंबर, √7 इज इरेशनल नंबर, और आंसर जो मिला वो भी एक इरेशनल नंबर ही मिल गया।
यानी कि इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करने पे आपको इरेशनल नंबर मिलता है, बट कई बार रैशनल भी मिलता है। ऐसी सिचुएशन में मान लेते हैं दोनों नंबर सेम है, √5 √5, तो ऐसे केस में √25 बन जाएंगे। 5 × 5 25, और √25 होता है 5, जो कि एक रैशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करने पे कभी कभी आपको रैशनल नंबर्स भी मिलते हैं। तो यानी कि इस वाली सिचुएशन में आपको रैशनल और इरेशनल दोनों टाइप के आंसर्स मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ध्यान रखिए, इन ऑपरेटर्स को ढंग से समझिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर मैसेज कर दीजिए, आप हमें वहाँ पे मेल कर दीजिए, हम आपको आंसर जरूर करेंगे। आप हमारी वेबसाइट पे भी हमें जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको जरूर आंसर करेंगे, बट आप अपने कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अगर हमें डिवाइड करना हो, या फिर हम पहले एक बार अंडर रूट मल्टीप्लाई वाले वापस कर लेते हैं। जैसे कि 5 एक इरेशनल नंबर है, इसी को हमें मल्टीप्लाई करना है 5 √7 से। तो क्या करेंगे, जो बाहर वाले अंडर रूट के बाहर वाले नंबर हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 5 7 35, और √5 और √7 अंडर रूट के अंदर वाले हैं, इनको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 35, ये आंसर हो जाएगा। और ये आपको मिला है इरेशनल फॉर्म। जब भी अंडर रूट रह जाता है, जहाँ पे भी, चाहे वो प्लस के साथ में हो, माइनस के साथ में हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, जहाँ पे भी अंडर रूट रह जाएगा वो इरेशनल नंबर ही कहलाएगा, चाहे उसके साथ में कितना ही बड़ा रैशनल नंबर हो। तो आगे बढ़ते हैं। अगेन अब डिवीजन के लिए करते हैं क्वेश्चंस। तो डिवाइड के लिए मान लेते हैं 5 √5 अपॉन, ये डिवाइड कर रहे हैं हम, तो एक इरेशनल नंबर है और अंदर लेते हैं 5। तो जब आपको यहाँ पे भी जो डिवाइड, हम मल्टीप्लाई में कॉन्सेप्ट यूज में ले रहे थे कि हम रैशनल को रैशनल से कट करेंगे और इरेशनल को इरेशनल से, तो यहाँ पे भी यही करना है। तो ये 5 रैशनल है, तो ऊपर वाला 5 भी रैशनल है, तो दोनों कैंसिल कर देंगे और √5 आंसर मिल जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अंडर रूट जहाँ पे भी आंसर आ जाए वो आपको इरेशनल मिलेगा। ठीक है, तो अगर जब आपने इरेशनल को रैशनल से डिवाइड किया तो आपको आंसर किस में मिला, इरेशनल में मिला। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स आप खुद से करके देखें, कुछ क्वेश्चन आप खुद से करके देखें, आपको और ज्यादा क्लियर होंगे ये। आगे मान लेते हैं 6 √35, और नीचे आ रहा है 3 √7। तो 3 को आप 6 से डिवाइड करेंगे, रैशनल को रैशनल से डिवाइड कर लीजिए, और अंडर रूट वाले को अंडर रूट से डिवाइड कर लीजिए, यानी कि 7, और ये 7 5 जा 35, तो बच गया 2 √5। तो अगेन अंडर रूट में आंसर मिला है आपको, तो इरेशनल, तो जब आपने इरेशनल से डिवाइड किया तो आंसर आपको इरेशनल ही मिल गया। बट कभी कभी आपको रैशनल भी मिलता है। कैसे केस में, मान लेते हैं 2/7 √5, और यहाँ पे भी √5। जब आपके पास में अंडर रूट वाला नंबर सेम है, जैसे कि तो इन दोनों को आप कैंसिल आउट कर देंगे और मिल गया आपको 2/7, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से केस में रैशनल इरेशनल कब मिलेंगे। तो इरेशनल, तो जब आपने इरेशनल से डिवाइड किया तो आपको आंसर मिला इस केस में रैशनल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ऑपरेटर्स वर्क करते हैं रैशनल नंबर्स के लिए। कोई भी डाउट हो तो जरूर से पूछ लीजिएगा। आगे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि हमारे को इससे रिलेटेड, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर, जो भी मैंने आपको बताया, रैशनल नंबर कोई भी, और इरेशनल नंबर कोई भी, रैशनल नंबर लाइक रैशनल और इरेशनल को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा आंसर कैसा मिलेगा। जैसे मान लेते हैं 5 एक नंबर ले लिया, और इरेशनल के लिए हमने √5 एक नंबर ले लिया। आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 √5 ही मिलेगा। अगर अंडर रूट में आंसर अभी भी आ रहा है तो वो आपका आंसर इरेशनल कहलाएगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन में ऑलवेज इरेशनल आंसर मिलेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। अभी जस्ट हमने एक टॉपिक किया है, तो कोई भी डाउट हो तो आप जरूर से पूछ लीजिएगा। दिस नंबर बाय विच √27 शुड बी multiplied so as to get a rational number is, यानी कि √27 को इनमें से किससे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि आपको एक पूरा रैशनल नंबर मिल जाए। यहाँ पे एक एक ऑप्शन पर ट्राई करते हैं। √27 को √27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब सेम नंबर होता है, रूट में दोनों नंबर सेम होता है, तो उसका आंसर सेम नंबर का विदाउट अंडर रूट हो जाता है। √27 √27 हो जाएगा।
यानी कि रूट 27 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 729 आएगा, 729 का स्क्वायर रूट होता है 27। तो 27 आपको इस तरह से मिलेगा। तो बट ये रूट 27 बड़ा नंबर है, आगे हम और नंबर्स ट्राई करते हैं, सकता है उनमें से कुछ आंसर मिल जाए। ऐसे ही रूट 27 को जब हमने 3 रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो सेम नंबर आएगा, क्योंकि 3 रूट 3 जो होता है वो रूट 27 के इक्वल ही आता है। तो ये दोनों सेम ही है, रूट 27। हम आगे वाले ऑप्शन को ट्राई करते हैं, रूट 27 मल्टीप्लाई बाय रूट 3। तो रूट 27 और रूट 3 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 81 मिलेगा, दैट इज 9। तो आपको रूट 3 सबसे छोटा नंबर मिल रहा है इन सब में से। आप रूट 27 बड़ा है, 3 रूट 3 बड़ा है, और रूट 3 सबसे छोटा है इन सब में से, तो रूट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 5 रूट 11 माइनस रूट 3 इज एन रैशनल अनडिफाइंड, या फिर में से कोई भी नहीं ऑप्शन। तो क्या होगा, आपको पता है जब आप दो अनलाइक इरेशनल नंबर्स को, जिनमें अंडर रूट के नीचे नंबर अलग अलग हो, जब आप उनको माइनस करते हैं तो आपको आंसर इरेशनल ही मिलेगा। और अगर आप उसको किसी रैशनल से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी वो इरेशनल ही रहेगा। तो इरेशनल नंबर जब भी कहीं पे भी अंडर रूट आ रहा हो तो आप उसको इरेशनल नंबर कह दें, तो एक इरेशनल नंबर। तो 5 रूट 11 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट आता है द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट है वो रैशनल नंबर होगा, इरेशनल होगा, या तो इरेशनल या रैशनल, मतलब या तो रैशनल या फिर रैशनल, दोनों टाइप का हो सकता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो ट्राई करते हैं कुछ नंबर्स को। लाइक अंडर रूट 2 है, तो ये अंडर रूट 2 जो होता है वो स्क्वायर रूट करोगे तब भी आपको ये एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। और रूट 3 भी आपको रैशनल मिलेगा, बट रूट 4 आपको एज ए 2 मिलेगा, कि का 4 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 होता है। तो आपको यहाँ पे एक रैशनल नंबर मिल गया, बल्कि बाकी जो 2 2 3 के लिए या फिर आगे के नंबर्स के लिए आप ट्राई करेंगे तो वो आपको इरेशनल मिलेगा। तो कुछ नंबर्स पे आपको रैशनल मिलता है, कुछ नंबर्स पे आपको इरेशनल मिलता है। तो इस वजह से सी वाला ऑप्शन हो गया, मे बी रैशनल और इरेशनल नंबर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी मैंने टॉपिक अभी करवाया है उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करने के लिए नीचे आपके नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ पे पीडीएफ शो करी गई है, या फिर हमारी वेबसाइट पे भी आपको आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे आप क्विज भी सॉल्व करके दे सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। और एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके 100% आता ही आता है, एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही। तो इसको समझने के लिए एलसीएम एंड एचसीएफ को हम डायरेक्टली क्वेश्चंस करते हैं, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन आपका एक जरूर से ये आता है, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। जो भी किसी भी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल ही आएगा, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आप कह सकते हैं ये दोनों नंबर ए एंड बी है, तो ए इंटू बी के इक्वल एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट आता है। तो इस फॉर्मूला पे बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर से आता ही है। तो ये जो क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पे गिवन है वो इसी पे बेस्ड है। तो हम देखते हैं 306 एचसीएफ गिवन है, यहाँ पे दो नंबर कौन से हैं, 306 एंड 657, और आपको एचसीएफ इज इक्वल्स टू 9 गिवन है। आपको इन्हीं दो नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है बाय द फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला से हम यूज में ले लेते हैं। तो हमारे जो दो नंबर हैं वो 306 एंड 657 है, तो इसके अंदर पुट कर देते हैं 306 एंड 657, और एचसीएफ हमारे पास में गिवन है दैट इज 9, और एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो अब आपको पता है इनको कैसे यूज में लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकाल के, एलसीएम निकालने के लिए इस 9 को इन दोनों नंबर के नीचे यानी कि ट्रांसपोज कर देंगे 600 एंड इस तरह से आगे इनको उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 27 एंड 9 36। और अगर इनको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 22338 आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन में 22338 गिवन है, यस, तो ये बी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एलसीएम फाइंड करना है। यहाँ पे कुछ नंबर्स इस तरह से गिवन है। तो एलसीएम एंड एचसीएफ का मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने पूरा इसको ढंग से समझाया हुआ है ऊपर।
आई बटन पे इसका लिंक आ गया होगा, आप उसको जाके जरूर से देखें। बाकी यहाँ पर मैं समझा रही हूँ कि यहाँ पे जब आपके पास में नंबर है लाइक 3x² y और 4x z² एंड 5y² z, तो इनका आप एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो आप इनको सबसे पहले फैक्टराइज करके लिखेंगे, 3 × x² × y, और यहाँ पे 4 को हम लिख सकते हैं 2⁻²² एंड x × z² एंड 5 को ऐसे ही 5 × y²। अब आप देखिए यहाँ पे जो भी आपके पास में 3 की मैक्सिमम पावर है, इस पूरे इन तीनों इक्वेशन में 3 की मैक्सिमम पावर 1 ही है, यानी कि यही एक पावर है, तो इसको आपने लिख लिया। 2 की पावर भी 2 ही यहाँ पे अकेला है, तो वो भी हमने ले लिया, एंड 5 का भी हमने ले लिया, यानी कि 3 4 5 का एलसीएम 3 × 4 × 5 ही हो जाएगा। और आगे x² और x, यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है, तो जो मैक्सिमम पावर होती है तीनों इक्वेशन में, जो मैक्सिमम पावर है उसको हम लेंगे, यानी कि x² मैक्सिमम पावर है x के लिए, तो हम इसको ले लेंगे। ऐसे ही y की मैक्सिमम पावर, यहाँ पे y है और यहाँ पे y² है, तो मैक्सिमम पावर y² हो गई। इसी तरह से z², यहाँ पे z के लिए मैक्सिमम पावर हो गई इन तीनों में से, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 का स्क्वायर 4 × 5, तो 4 × 5 20, 20 × 3 60, और x² y² z², ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो यानी कि एलसीएम निकालने के लिए आप उनको पहले फैक्टराइज कीजिए, और जो भी नंबर है उसका मैक्सिमम पावर, आपके पास में जो भी नंबर्स गिवन है उनकी जो मैक्सिमम पावर है उनको सेलेक्ट करते जाइए और उनको मल्टीप्लाई कीजिए, तो वो हो जाएगा एलसीएम। इसी तरह से जब हमें एचसीएफ फाइंड करना होगा तो कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे एक नंबर लेते हैं, नेक्स्ट नंबर, इस वाले क्वेश्चन के लिए हम एचसीएफ जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे रेशियो हमको फाइंड करना है, 15 20 एंड 5 का रेशियो फाइंड करना है, तो वो कैसे करेंगे? नेक्स्ट नंबर है द रेशियो बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 15 20 एंड 5, क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड करेंगे तीनों नंबर का, तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5, 20 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 5, 5 को लिख सकते हैं 5 × 1। तो हम देखेंगे यहाँ पे इन तीनों में जो सबसे कॉमन है, जो नंबर सब तीनों में आ रहा है वही हमारा एचसीएफ होगा, तो 5 है, वो तीनों में आ रहा है, तो 5 इज द एचसीएफ। तो 5 के लिए एचसीएफ वही नंबर होता है जो तीनों या फिर जो भी नंबर गिवन है सबका फैक्टर होता है, वो एचसीएफ होता है। और अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम इसमें क्या हो जाएगा? अभी जो हमने पहले बात करी थी कि जो भी मैक्सिमम पावर्स होंगे, जो भी नंबर्स गिवन उनके मैक्सिमम पावर्स को लेते जाएंगे। तो यहाँ पे 3 के लिए मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो मैक्सिमम पावर 1 ही रह गई, तो वो ले लेंगे। 5 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हर तरफ 1 ही है, तो 5 ही ले लिया। 2 की पावर 2 यहाँ पे मैक्सिमम है, 2 × 2, और इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है, तो 5 × 3 15, 15 × 2 30, एंड 30 × 2 60। तो आपका एलसीएम आ गया 60 एंड एचसीएफ आ गया 5। अब आपसे पूछा गया इनका रेशियो, तो 5:60 दैट इज 1:12। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया सी, इसका ऑप्शन हो गया सी, इसका डी था और इसका डी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर से आता है, इसमें जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं बता रही हूँ आपको, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमने पीडीएफ रखी, पीडीएफ आप वहाँ जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्विजेस कर सकते हैं। और आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में गिवन है कि एलसीएम कोई दो नंबर ए एंड बी का 53 है, एंड एचसीएफ कोई दो नंबर का 12 है। देन प्रोडक्ट फाइंड करना है, जो भी वो दो नंबर हैं ए और बी, उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो अभी अभी आपने लिखा था, अभी अभी हमने फाइंड किया था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो ए इंटू बी के प्रोडक्ट के इक्वल ही आएगा। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 53 × 12, इससे हमें ए इंटू बी यानी ए और बी का प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो 53 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 636, विच इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी। तो इसका आंसर हो गया ए। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और आप इस तरह से आपका चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। एक टॉपिक और बचा है, उसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीटली आपके लिए आपसे बिल्कुल हो जाएगा आराम से, इसके कोई भी एमसीक्यूज आपसे इजीली हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट
प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर। अब आपने ये टॉपिक तो कई बार पढ़ा हुआ है, 10th क्लास से पहले बहुत बार हम प्राइम नंबर कॉम्पोजिट पढ़ते हैं, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं या फिर वन की टेबल में आते हैं, और कॉम्पोजिट नंबर वो जो कि दूसरे की टेबल में भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 की बात करूं, 3 की बात करूं या फिर 5 की बात करूं, तो ये सबसे पहले खुद की टेबल में आता है। 2 भी खुद की टेबल में ही आता है और किसी की टेबल में नहीं आता, 3 भी नहीं आता, 5 भी नहीं आता। अगर हम 17 की बात करें तो 17 किसी और की टेबल में नहीं आता, सिर्फ खुद की टेबल में ही आता है। तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जबकि कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स जो कि खुद की टेबल के अलावा और भी टेबल्स में आते हैं, जैसे कि 4, 2 की टेबल में भी आता है तो 4 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। जैसे कि 6, ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर है। जैसे कि 9, ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि ये भी और भी नंबर्स की टेबल में आता है। या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो कॉम्पोजिट नंबर होता है वो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। जैसे कि 4 जो होता है वो 2 into 2, दो प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन से बना है। या फिर 6 की बात करें तो ये 2 into 3, दो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से बना है। 9 भी 3 into 3, ये भी प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन से बना है। यानी कि प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर बनता है वो कॉम्पोजिट नंबर बनता है, और जो एक्चुअली जो किसी और की टेबल में नहीं आता है वो नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 119 स्क्वायर माइनस 111 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किस क्या होगा? प्राइम नंबर होगा, कॉम्पोजिट नंबर होगा, कोई ऑड प्राइम नंबर होगा, या फिर ऑड इंटीजर, या फिर कोई ऑड कॉम्पोजिट नंबर होगा। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं 119 स्क्वायर एंड 111 स्क्वायर। इसको हम एक फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हम आइडेंटिटी जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके इक्वल होता है ए माइनस बी, और ए प्लस बी के इक्वल होता है। तो व्हाट इज द ए हियर? 119, और व्हाट इज बी हियर? 111। इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया हमने, और 119 प्लस 111, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी हमने इसके सॉल्व कर दिया। तो 119 इज इक्वल्स टू 8, और 119 प्लस 118 इज 111 इज इक्वल्स टू 1 230, 230। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये नंबर है 8 और ये 230, ये आपके पास में दोनों ही इवन नंबर्स हैं, और दोनों ही ये जो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन से बने हैं। तो हमें पता है प्राइम नंबर तो सिर्फ और सिर्फ खुद की टेबल में आता है और किसी का फैक्टर नहीं होता है। जबकि कॉम्पोजिट नंबर के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और वो उसके अंदर प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर दोनों आते हैं। तो इस तरह से ये कॉम्पोजिट नंबर है। और ये क्योंकि यहाँ पे 8 है और इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये 0 के टर्म्स में ही आंसर देगा। तो ये कोई ऑड प्राइम नंबर भी नहीं है और ये एक ऑड कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है, एक सिंपल कॉम्पोजिट नंबर है जो कि इवन आंसर होगा। तो ये इवन कॉम्पोजिट नंबर, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू 28 प्लस डैश 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 एंड y आपके पास में गिवन है। आपको बताना है कि इन चार स्टेटमेंट्स में से कौन सा ट्रू है। तो क्या x यहाँ पे प्राइम नंबर है? तो आप देख सकते हैं ये जो नंबर है वो 28 और इन सब से मिलके बना है। तो अगर हम यहाँ पे 28 को कॉमन ले लें x वाले टर्म में, तो अगर हम यहाँ पे x 28 को कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा, तो 3 into 4, इस नंबर को हम यहाँ लिख रहे हैं एक बार, और ये जाएगा 16 into 28। जब आप इसमें से 28 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 28 कॉमन लेके, यहाँ से 28 कॉमन लेके बन जाएगा 1, और बाकी नंबर ऐसे ही 1 into 2 into 4 into, और ऐसे करते करते 16 तक चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं जब किसी नंबर में कोई नंबर मल्टीप्लाइड है, जैसे यहाँ पे 28 मल्टीप्लाइड है, 28 इज द फैक्टर ऑफ एक्स, तो इसका मतलब एक्स जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है, वो एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ऐसे ही y ऑप्शन की बात करें तो y में भी यहाँ पे 17 कॉमन ले लेंगे, तो अगेन 17 यहाँ पे रह जाएगा, और 17 एज अ फैक्टर रह जाएगा, और बाकी सबके सब अंदर 1 into 2 into 3 इस तरह से हो जाएगा। तो अगेन 17 यहाँ पे फैक्टर बन रहा है, तो प्राइम नंबर के अंदर कोई फैक्टर नहीं होता उसके खुद के अलावा और 1 के अलावा, तो y भी एक प्राइम नंबर नहीं है। तो यानी ये दोनों ही नंबर कॉम्पोजिट नंबर है। और जब आप कॉम्पोजिट नंबर को यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब बोल रहा है कि x और y को जब आप माइनस करोगे तो आपको प्राइम नंबर मिलेगा। तो आप देख सकते हैं 28 माइनस x माइनस वाई करने के लिए सबसे पहले नंबर 28 है और यहाँ y का नंबर 17 है।
तो 28 और 17 को जब आप माइनस करोगे तो नंबर देगा 11, और आगे के नंबर्स को भी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप इनको माइनस करोगे तो वो भी कोई एक्स नंबर आ जाएगा, कोई नंबर आ जाएगा, यानी कि 28 माइनस 17 करोगे तो ये आपको मिल रहा है 11, और इस पार्ट को भी जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे भी कुछ नंबर आ जाएंगे, 1 इंटू 2 इंटू करके, और 1 इंटू उनको माइनस करके, तो अगेन यहाँ पे कोई ना कोई नंबर आएगा, और यहाँ पे अगेन फैक्टर आ रहा है 11 और कुछ और। तो यानी कि जिसमें भी फैक्टर अपने नंबर के अलावा कोई और आ जाता है वो हमारा कॉम्पोजिट नंबर हो जाता है, प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर के अंदर तो सिर्फ खुद ही का जो नंबर होता है वो खुद ही का फैक्टर ही होता है उसके अंदर, और कोई नंबर नहीं होता है। तो एक्स माइनस वाई इज अ कॉम्पोजिट नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से मैंने पूरा चैप्टर कवर करवा दिया है एमसीक्यूज फॉर्म में, आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे, या फिर आप हमें मेल कर दीजिए हमारी ईमेल आईडी पर कोई भी डाउट के लिए। और इन क्वेश्चंस को जरूर से कीजिए। आपके हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ भी रेडी करी है, वहाँ पे उस पीडीएफ को भी आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं, ताकि आपका चैप्टर पूरी तरीके से रेडी हो जाए। ऐसे आपने अगर ये क्वेश्चंस हमसे कर लिए हैं तो आपका ये चैप्टर रेडी है, अगर आपको ठीक से समझ में आ गया है तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इंस्टाग्राम के आईडी यहाँ पे गिवन है। थैंक यू सो मच। ऐसी और क्विजेस, अच्छी सारी बहुत सारी क्विजेस हमने हमारी वेबसाइट पे अपलोड करी हुई है, आप वहाँ जाके वहाँ पे जाके अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं क्विजेस देख के। वहाँ पे आपको हैंड टू हैंड आंसर्स भी मिलेंगे, और हैंड टू हैंड आपको वहाँ पे आपके जो भी स्कोर है वो भी मिलेगा, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। तो आगे आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं।